कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः इतिहास विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पाठ 1 दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यह आपके पहले पाठ का शीर्षक है। जिसके अंतर्गत कल हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा। बच्चों, यह फ्रांसीसी क्रांति किन परिस्थितियों में हुई, थोड़ा बहुत इस पर हमने प्रकाश कल डाला हुआ था। आज पुनः हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ही अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें बच्चों यह हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति है वह किन कारणों की वजह से होती है। आप देख सकते हैं, और हम अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कई कारणों की वजह से फ्रांस के अंतर्गत होती है, जिसमें कुछ प्रमुख कारण हैं जिसको लेकर के हम आज उपस्थित हैं। जिसमें पहला कारण अयोग्य शासक। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें पाते हैं कि जो लुई 16वां था वह अयोग्य था, शासक बनने के योग्य नहीं था। एक तो वह निरंकुश था, महान जिद्दी स्वभाव का, और जनता की उपेक्षा करने वाला था, कर्तव्यहीन व्यक्ति था। और इसी वजह से फ्रांस की जनता लुई 16वां से काफी नाराज होती है, और परिणाम ये होता है कि एक फ्रांसीसी क्रांति का जन्म होता है। दूसरा है मध्यम वर्ग का उदय। बच्चों, फ्रांस के अंतर्गत जो 3 वर्ग थे, जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और एक था जनसाधारण का वर्ग। इसके अलावा बच्चों, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत विकास हुआ तो डॉक्टर आए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ तो एक अध्यापक का वर्ग आ गया। इसी तरीके से सुनार और तमाम तरह के वर्ग अस्तित्व में आते हैं, जिसको मिला करके हम कह सकते हैं कि जो पूर्व के 3 वर्ग थे, इसके अलावा एक मध्यम वर्ग का उदय होता है, जो फ्रांस की जनता को बताता है लुई 16वें के शासन की कमियों को, लुई 16वें के अत्याचार को लोगों के समक्ष बड़ी प्रमुखता के साथ रखता है। तीसरा है दार्शनिकों का प्रभाव। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत ये दार्शनिकों का बड़ा योगदान है। एक दार्शनिक आए लाक महोदय, उन्होंने दैविक अधिकारों का खंडन किया। पूर्व में शासक अपनी प्रजा के अंतर्गत प्रजा में एक यह विश्वास जगा देता था कि जो हमारे अधिकार हैं वह दैवी हैं, वह किसी सामान्य व्यक्ति ने हमें अधिकारों से सुशोभित नहीं किया हुआ है, बल्कि हमें देवताओं के द्वारा वह अधिकार प्राप्त है। तो लाक महोदय आते हैं, उन्होंने प्रजा को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, राजा को कोई दैविक अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से रूसो आता है, उसने सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी तरीके से मॉन्टेस्क्यू महोदय आते हैं, उन्होंने बताया कि जो सर्वोच्च सत्ता शासक में केंद्रित हो गई है, इसका बंटवारा होना चाहिए, और उन्होंने बताया कि शक्तियों को 3 भागों में बांट देना चाहिए, एक तो कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका। इसी को बच्चों हम लोग
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी कहते हैं। जो फ्रांस के अंतर्गत जो उस समय के दार्शनिक रहे, चाहे वो लाक महोदय हों, चाहे रूसो हों, चाहे मॉन्टेस्क्यू हों, उन्होंने अपनी किताबें लिखा और किताबों के माध्यम से जनता को जागरूक किया। चौथा हमारा है मजदूरों का शोषण। बच्चों, उस समय जब एक क्रांति प्रारंभ हुई, उसके कारण ये भी था कि मजदूरों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा था। मजदूरों के एक तो काम के घंटे निश्चित नहीं थे, दूसरा उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती थी, तीसरा ये कमी था मजदूरों के प्रति कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती थी तो उसका कोई मुआवजे का भी प्रावधान नहीं था। तो तमाम कारण बच्चों इसके अंतर्गत रहे। एक था स्वतंत्रता का हनन। बच्चों, उस समय कैथोलिक धर्म का ही बोलबाला था। जो प्रोटेस्टेंट धर्म था उसके प्रति काफ़ी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए थे और इस तरीके से स्वतंत्रता का हनन करना भी फ्रांसीसी क्रांति का कारण बनता है। अब बच्चों, हम आते हैं इस क्रांति का प्रारंभ तो हुआ और यह अंत होता है लुई 16वां की हत्या के साथ। लुई 16वां का वध कर दिया जाता है और फ्रांस में एक नए युग का प्रारंभ शुरू होता है। हम अब ये अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति का जब समाप्त हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। बच्चों, एक तो फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व जो राजतंत्र की प्रणाली चल रही थी फ्रांस के अंतर्गत, अब वह राजतंत्र से लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार हो गई। अब कहने का तात्पर्य कि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। दूसरा बच्चों, जो जनता के कार्यों की उपेक्षा हो रही थी, मसलन न कहीं स्कूल कॉलेज बनाए जा रहे थे, न अस्पताल की व्यवस्था थी, ये सारी चीजें बच्चों जब फ्रांसीसी क्रांति समाप्त होती है तो अस्पतालों का निर्माण होने लगा, स्कूल कॉलेज बनने लगे, चिकित्सालय बनने लगे, सड़कें बनने लगी, तो तमाम सुधार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों, फ्रांस के अंतर्गत कोई भाषा का स्वरूप निश्चित नहीं था। अब फ्रांस में फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। एक बच्चों, स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व, इसका नारा जो बड़ा बुलंद हुआ जब फ्रांसीसी क्रांति समाप्त होती है तो एक नारा बड़ा फेमस हुआ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की व्यवस्था करना। तीसरा एक ये था बच्चों कि एक नवीन कानूनों की एक संहिता बनाई गई जो पूर्व में नहीं थी। जो हमारा स्टेट जनरल था, अब उसकी जगह पे बच्चों अब स्टेट जनरल को समाप्त कर दिया जाता है और एक उसके जगह पर नेशनल असेंबली का गठन होता है। तो इस तरीके से बच्चों फ्रांसीसी क्रांति का कारण आपने देखा निम्नलिखित बिंदुओं के साथ, और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा फ्रांस पर, इसको भी हमने आपके समक्ष रखा। इस तरीके से हम कोई न कोई बिंदु के साथ आपके समक्ष हमेशा उपस्थित होते रहेंगे।